डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा वायरोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन। आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। आइए हम आपके साथ शेयर स्क्रीन करते हैं कि वायरसेस क्या है। हिस्ट्री ऑफ द वायरोलॉजी, वायरोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें कि वायरोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो हम पाएंगे कि वायरोलॉजी जनरली जो गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी था, यानी कि जो लुई पास्चर और कोच का जो टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड को हम लोग गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और सबसे पहले 1892 में रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट दिमित्री इवानोवस्की ने सबसे पहले ये बताया कि उस वक्त तंबाकू के पौधे में एक बीमारी होती थी जिसको हम लोग बोलते थे मोज़ेक डिजीज ऑफ द टोबैको। तो उस वक्त के जो वर्कर्स थे वो इस बात के लिए कोशिश कर रहे थे कि आखिर तंबाकू में ये बीमारी क्यों हो जाती है। तो दिमित्री इवानोवस्की ने क्या किया कि जो डिजीज टोबैको प्लांट की लीफ थे, उस लीफ को उन्होंने क्रश किया और क्रश करने के बाद उसको उन्होंने जो है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास आउट किया। उनका ये अनुमान था कि बैक्टीरिया अगर होंगे इस बीमारी के लिए तो वो बैक्टीरिया वाले फिल्टर में ऊपर आ जाएंगे। उन्होंने दोनों को यानी फिल्ट्रेट को और फिल्टर को रखा और उसके बाद उन्होंने टेस्ट करके ये बताया कि जो ये डिजीज है टोबैको मोज़ेक डिजीज, ये जो बैक्टीरियल फिल्टर है उससे पास होने के बाद जो फिल्ट्रेट हमारे पास बचता है उससे और पास होने वाला जो फिल्टर जो निकल गया लिक्विड पदार्थ, उस लिक्विड से भी जो है ये डिजीज फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टोबैको मोज़ेक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इतना छोटा है कि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी होकर के गुजर सकता है। तो अगर ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से होकर गुजर सकता है, इसका मतलब कि इसका साइज जो है बैक्टीरिया से छोटा है। लेकिन दिमित्री इवानोवस्की ने ये नहीं बता पाए कि आखिर ये जो एक्चुअल काजिंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन है या उसका नेचर क्या है। तो सेकेंड साइंटिस्ट है वेंडेल स्टैनली यूएसए के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1935 में ये बताया कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरसेस बेसिकली ये दूसरे अन्य माइक्रोब से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से टोबैको मोज़ेक डिजीज होती है, इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक केमिकल कंपाउंड की तरह क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वायरसेस को नॉन लिविंग मैटर की तरह क्रिस्टलाइज करने का जो काम था वो स्टैनले ने किया। और स्टैनले के इस वर्क से ये हमें पता चला कि वायरसेस दे कैन एक्ट लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। और स्टैनले के वर्क से ही हमें वायरस के स्ट्रक्चर और उसकी केमिस्ट्री के बारे में हमें पता चला। जो टर्म वायरस है वो वायरस टर्म वास्तव में बीजरिंग ने दिया था, और वायरस का मतलब है पॉइजन। ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में वायरस का मतलब होता है पॉइजन या टॉक्सिन, जहर। फिर 1940s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज हुई, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज के बाद वायरसेस का जो डिटेल स्ट्रक्चर है और उनकी एक्टिविटीज है उसके बारे में हमें काफी पता चला। तो तीन प्रमुख साइंटिस्ट हुए दिमित्री इवानोवस्की, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है ये बैक्टीरिया नहीं किसी और ऑर्गेनिज्म से होता है। फिर वेंडेल स्टैनले ने सबसे पहले जो वायरसेस है उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो है इन्होंने जो है क्रिस्टलाइज फॉर्म में एक्यूमुलेट किया, और फिर टर्म जो वायरस है वो बीजरिंग ने दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर आते हैं वायरस का जनरल कैरेक्टर्स। वायरसेस हैं क्या, किसको हम लोग वायरसेस कहते हैं? तो जो वायरस है दे आर वेरी स्मॉल नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि वायरसेस आर नॉट सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर द पैरासाइट ऑफ द सेल। ये कोशिका के परजीवी होते हैं और नॉन सेलुलर फॉर्म में होते हैं, इसलिए
वायरसेस सेल थ्योरी में फिट नहीं होते हैं। जो स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था कि सेल किसको कहेंगे या सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसमें वायरसेस फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए इनको जो है ए सेलुलर या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो वायरसेस होते हैं इनके स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं, एक तो जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन कोड। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है आप सभी जानते हैं कि डीएनए और आरएनए होता है, लेकिन वायरस में एज ए जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो केवल डीएनए होगा या केवल आरएनए होगा, दोनों कभी एक साथ इसके स्ट्रक्चर में कभी इन्वॉल्व नहीं होते। दोनों में से दोनों जो न्यूक्लिक एसिड है वो इसमें इसके जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। हाँ, जो इसका प्रोटीन कोड है वो प्रोटीन कोड वास्तव में जो है ये उसके प्रोटेक्शन को, जेनेटिक मटेरियल के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटीन कोड होता है। ठीक, ये यहाँ पर ये डायग्राम में अलग अलग तरीके के वायरस और उनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एक कंपैरेटिव अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि वायरस जो है इनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज, रिलेटिव साइज कितना बड़ा होता है। वायरसेस को अगर ये नॉन लिविंग है तो फिर हम लोग बायोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं? तो बायोलॉजी में हम वायरसेस को इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज दीज वायरसेस पजे जीन्स, इसमें जीन्स उपस्थित होता है, दे कैन रेप्लिकेट, they can evolve and they are adapted to a particular host, biotic habitats and ecological niches. ये सब जो properties हैं, these properties are found in only in living structure. However, they are non-living infectious entities which cannot survive outside the host cell. इसका मतलब ये है कि ये नॉन लिविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि होस्ट के बाहर ये वायरस सरवाइव नहीं करते हैं, ये डेड हो जाते हैं। अगर हम वायरस के साइज की बात करें तो जो वायरसेस का साइज है इसको हम लोग नैनोमीटर में नापते हैं। नैनोमीटर यानी 10 to the power -9 मीटर। अब ये 10 to the power -9 मीटर कितना हो सकता है? आप ये देखिए कि ये जो साइज दिख रहा है, दिस इज द साइज ऑफ बैक्टीरियम ई कोलाई, जो कि हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका जो साइज है वो 3000 into 1000 नैनोमीटर का है। ठीक, इसके कंपैरिजन में आप पोलियो वायरस का साइज देखिए, ये एक्चुअल साइज है, कंपैरिजन के लिए आपको दिखाया गया कि पोलियो वायरस का जो साइज है वो ई कोलाई की तुलना में कितना बड़ा है। जो बैक्टीरियोफाज है, T4 बैक्टीरियोफाज, उसका साइज ई कोलाई की तुलना में कितना बड़ा होता है। जो काफी बड़े वायरस होते हैं जैसे इबोला वायरस, तो जो इबोला वायरस है उसका साइज ई कोलाई की तुलना में कितना है। और ये जो दिखाया गया है दैट इज द साइज ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। तो एक ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स और पोलियो वायरस या बैक्टीरियोफाज, जो F2 बैक्टीरियोफाज, MS2 बैक्टीरियोफाज, उसका साइज आप कंपैरिजन करके देखिए। प्लांट्स में जो टोबैको मोजाइक वायरस पाया जाता है उसका साइज का कंपैरिजन आपके देख सकते हैं कि बैक्टीरिया के रेफरेंस में वायरसेस का साइज कितना छोटा है, और एक यूकैरियोटिक सेल यानी जो ह्यूमन आरबीसीज है उसके कंपैरिजन में वायरस का साइज कितना बड़ा है। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं दे आर पार्वो वायरसेस, सबसे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो पार्वो वायरस हैं, और इनका जो डायमीटर होता है 20 नैनोमीटर होता है। और जो लार्ज वायरसेस है उनको मिमी वायरस कहते हैं। दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द अमीबा, सभी जानते हैं, they attack on amoeba. Mimi virus, they are very large viruses. तो ये दो एक्सट्रीम एंड्स हैं डायमीटर के वायरसेस की। अब आते हैं जो वायरस है, जो इन्फेक्शस पार्टिकल होता है वायरस का, उसको हम लोग बोलते हैं विरियन। विरियन क्या है? जो इन्फेक्शन, वो वायरस पार्टिकल जो इन्फेक्शन करने में कैपेबल है, उसको विरियन बोलते हैं। विरियन में जो जीन्स होते हैं, इनके जीन्स, इनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो, उसमें 4 अलग पॉसिबिलिटी, इनके जीनोम 4 अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, अथवा डबल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आप सभी लोग जानते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है, एसएसडीएनए ये केवल वायरस में पाया जाता है। जनरली बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी एज ए जीनोम एग्जिस्ट करता है, और ये केवल वायरस में पाया जाता है। इसी तरह जो आरएनए है, आरएनए आप जानते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये केवल जो है वायरस में पाया जाता है। तो ये
बड़ा यूनिक फीचर है वायरसेस का। फिर अगर हम जीनोम की बात करें तो इनका जीनोम चारों ओर से एक प्रोटीन कोट के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, और इस प्रोटीन को हम लोग कैप्सिड कहते हैं। हम आगे देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैप्सिड इसको हम लोग बोलते हैं। कैप्सिड और इसका जीनोम मिल करके विरियन बनाता है। कैप्सिड, जीनोम और कुछ अदर कंपोनेंट्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं, इनको मिलाने के बाद ये जो है विरियन बनता है। एंड द फंक्शन ऑफ द विरियन इज टू प्रोटेक्ट द जीनोम। विरियन का कार्य क्या है? जीनोम को प्रोटेक्ट करना। एंड डिलीवर द जीनोम इनटू द होस्ट सेल, और इस जीनोम को सुरक्षित जो है उसके होस्ट सेल के अंदर पहुंचा देना, जहां पर कि उसका जीनोम जो है वो फिर से रेप्लिकेट कर सके। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इनका जो जीनोम होता है उसमें या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों में से कोई एक कंपोनेंट ही रह सकता है। ठीक, और इनका जो प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट, कई बार क्या होता है कि ये प्रोटीन कोट न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करता है, यानी डीएनए आरएनए को सराउंड कर। कई बार ये जो प्रोटीन कोट होता है ये अन्य दूसरे लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा भी सराउंडेड रहता है, उसके द्वारा भी प्रोटेक्टेड रहता है। यानी कई वायरसेस में जो इनका कैप्सिड है या जो प्रोटीन कोट है, जो इनके जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर है, वो प्रोटीन कोट जो है ये लिपिड या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के द्वारा भी प्रोटेक्टेड होते हैं। यानी ऐसे वायरसेस जिनके प्रोटीन कोट के ऊपर लिपिड की लेयर या अन्य कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है, वो और ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसमें जो है एडिशनल प्रोटेक्शन फीचर्स आ जाते हैं इन सब चीजों की वजह से। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। डेड सेल के अंदर कभी भी वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमेशा जब भी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो इनका होस्ट एक लिविंग सेल होगा। ठीक, और ये क्या करते हैं कि अपने जो होस्ट की जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, और उसी के प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी यानी टीआरएनए, राइबोसोम्स और बाकी मैसेंजर आरएनए तो ये खुद बनाएंगे, अमीनो एसिड्स होस्ट का, टीआरएनए होस्ट का, राइबोसोम होस्ट का, केवल ये अपना जीनोम यूज करते हैं, एमआरएनए बनाते हैं और उसका जो है यूज करते हैं किसके लिए? उसका यूज करते हैं अपने रिक्वायर्ड जो डीएनए है या इनका जो जेनेटिक मटेरियल उसको बनाने में और रिलेटेड प्रोटीन को बनाने में, जिससे कि उनका स्ट्रक्चर सिंथेसाइज हो सके। They cause the synthesis of specialized structure that can transfer viral nucleic acid to the other cell। वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है या जो वायरस है कि दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सके। वायरसेस में या तो फ्यू या तो नो एंजाइम्स दे आर फाउंड फॉर देयर ओन मेटाबॉलिज्म। वायरसेस में अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिक प्रोसेस इनमें नहीं होता है। मेटाबॉलिक विहीन ऑर्गेनिज्म है और अपने मेटाबॉलिज्म के लिए कंप्लीटली अपने होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। इवन कि इनको एटीपी सिंथेसिस करने की भी जरूरत नहीं होती। आप जानते हैं कि जो एटीपी सिंथेसिस है दैट इज की फॉर द एनर्जी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग होस्ट, लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी एटीपी से मिलता है। इनको अपने सर्वाइवल के लिए एटीपी की जरूरत भी नहीं होती है। इनको जो भी चाहिए होता है ये अपने होस्ट से ले लेते हैं। टू मल्टीप्लाई द वायरस they must take the metabolic machinery of the host cell। ये वास्तव में क्या करते हैं? अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए जो इनका होस्ट होता है उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेते हैं और उसी से मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इट इज ऑफ ग्रेट मेडिकल इंपॉर्टेंस। इसका बहुत महत्व भी है। क्यों? क्योंकि जितने भी अगर हम वायरस के अगेंस्ट जो ड्रग बनाते हैं, एंटीवायरल ड्रग, ये हमारी कोशिश होती है कि वायरस रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी ना बना सके। अगर एक कॉपी बना लेंगे तो फिर तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। रक्त बीज की तरह आपने कहानी सुनी होगी कि जो है रक्त बीज और दुर्गा देवी की कहानी, जिसमें कि अगर रक्त बीज मरता था तो उसके एक बूंद रक्त से फिर एक नया पैदा हो जाता था। तो वैसे ये वायरसेस हैं। ठीक है, तो जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स बेसिकली ये टारगेट करते हैं कि हम जो है वायरस के रेप्लिकेशन को रोक दें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एंटीवायरल ड्रग बनाने में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं तो उसके साथ ही साथ जो सेल है, जिस सेल के अंदर वायरस इन्फेक्टेड है, वो सेल क्या होता है कि उसमें भी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक जाती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन रुक जाता है और वो
जो एंटीवायरल ड्रग हमने बनाई दैट बिकम टॉक्सिक फॉर द सेल। इसलिए एंटीवायरल ड्रग्स बहुत ही कम है और बहुत ही रेयर है। अब आते हैं होस्ट ऑफ द वायरसेस। वायरस किस किस टाइप के ऑर्गेनिल्स को अटैक करते हैं और वायरस के होस्ट रेंज क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो वायरसेस इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, प्लांट, प्रोटिस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया सबको अटैक करते हैं। सबके ऊपर वायरस ग्रो करते हैं, कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। इवन कि देयर आर सर्टेन वायरसेस विच लिव इन अनदर वायरस। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो दूसरे वायरस, बड़े वायरस के अंदर जो है रहते हैं, ठीक है ना। ये बड़े हिडन क्रिप्टो वायरस इनको भी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह के भी वायरसेस होते हैं। कई केसेस में क्या होता है कि वायरस जनरली जैसे देखा गया है कि हर एक जो पैथोजन होता है वो अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होता है, किसी एक होस्ट के लिए कोई एक पर्टिकुलर पैथोजन। लेकिन वायरसेस इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने होस्ट रेंज बैरियर को भी क्रॉस कर देते हैं। जैसे अभी हम सब जानते हैं कि जो इस वक्त कोविड-19 वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है, ये ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये चमगादड़ से आया है। हालांकि ये थ्योरी भी जो है बड़ा डिबेटेबल है, ये वायरस सिंथेटिक वायरस है, ह्यूमन मेड वायरस है या चमगादड़ से जो है मनुष्य में आया है। पर ये माना जाता है कि जो कोविड वायरसेस हैं जनरली इनका जो स्टोर हाउस है दैट आर द बैट्स, चमगादड़ से बहुत अलग अलग तरीके के ढेर सारे कोविड वायरस के स्ट्रेन्स जो है निकले। तो अब जो है चमगादड़ से ये माना जाता है कि अभी तक जो चल रहा है ये माना जा रहा है कि चमगादड़ से ये जो वायरस है ये ह्यूमन बींग्स में आ गए। चाइनीज टीम जो है चमगादड़ के ऊपर रिसर्च कर रही थी, रिसर्च के दौरान कंटामिनेशन हुआ कुछ ह्यूमन बींग्स में कोविड वायरस का और उससे धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में फैल गया। इसके अलावा देखा है, आपने सुना होगा बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, है ना। तो बर्ड फ्लू का मतलब वायरसेस जो बर्ड को अटैक करते थे उससे ह्यूमन बींग्स में भी उनसे इन्फेक्शन आने लगा, है ना। स्वाइन फ्लू ऐसे वायरस जो सुअरों में पाए जाते, सुअरों में इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स पैदा करते थे, वो जो है ह्यूमन बींग्स को भी जो है इन्फेक्ट करके उनमें भी सिम्टम्स पैदा कर देते हैं। तो इसका ये माना जा सकता है कि ये जो वायरसेस हैं अपना जो होस्ट बैरियर है उसको क्रॉस करके और दूसरी स्पीसीज या दूसरे जेनरा को भी जो है इन्फेक्टेड करने की कैपेसिटी इनमें होती है, ठीक। तो वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो कि दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफाजेज या फाजेज के नाम से हम लोग जानते हैं। जनरली जो वायरसेस हैं इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी स्टडी की वो प्लांट वायरसेस से हुई थी और टोबैको मोजाइक वायरस, टोमेटो मोजाइक वायरस, बहुत सारे ग्रासी स्टंट डिजीज है ना, येलो वेन क्लियरिंग डिजीज है ना, लीफ कर्ल ऑफ द पपाया, बहुत सारे प्लांट डिजीजेस हैं जो कि वायरस की वजह से होते हैं। तो ऐसा माना जाता था कि वायरस जो है प्लांट्स को अटैक करते हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, प्लांट्स ही नहीं, बहुत सारी ह्यूमन डिजीजेस भी ऐसी हैं जो कि वायरस के द्वारा होती हैं। जैसे पॉक्स वायरस है ना, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, बहुत सारे जो डिजीजेस हैं ये ह्यूमन बींग्स को होती हैं। फिर बाद में पता चला कि ह्यूमन और प्लांट्स ही नहीं बल्कि ये प्रोकैरियोट्स को भी अटैक करती हैं। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया को भी अटैक करती हैं। तो जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफाजेस या फाजेस कहते हैं। और बैक्टीरियोफाजेस की जो खोज थी वो फ्रेडरिक वार्ड और फेलिक्स डी हेरल ने 1915 और 17 में की थी। फिर ये देखा गया कि कुछ बैक्टीरियोफाजेस जो है ये साइनोबैक्टीरिया को अटैक करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी अटैक करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में अटैक करने वाले वायरसेस को हम लोग साइनोफाजेस कहते हैं और इसकी जो खोज थी सेफरमैन एंड मोरिस ने 1963 में की थी, काफी लेट इसकी खोज हुई थी। फिर कुछ माइकोफाजेस होते हैं, यानी कि वो बैक्टीरियोफाज जो कि माइकोबैक्टीरियम यानी हमने आपको जब बैक्टीरिया बताया था तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं दे आर अ टाइप ऑफ एक्टिनोमाइसिट्स। तो जो माइकोबैक्टीरियम जिनसे टीबी की बीमारी होती है, तब पे देख माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या करता था, ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग पैदा करता था। तो उनके ऊपर भी जो है कुछ वायरसेस जिनको कि हम फाज के नाम से जानते हैं, फाजेस ये उनको अटैक करते हैं, उनको हम लोग माइकोफाजेस कहते हैं। फिर एक है माइकोवायरसेस की खोज हॉलिंग्स ने 1962 में की थी। माइकोवायरसेस वो वायरस हैं जो फंजाई को अटैक करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए माइकोफाजेस एंड माइकोवायरसेस, बड़ा अंतर है, मिलते जुलते नाम है लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग है। जो माइकोफाजेस हैं ये माइकोबैक्टीरिया को अटैक करते हैं और जो माइकोवायरसेस हैं दे अटैक
फंजाई। माइकोलॉजी है ना, माइकोवर्ड, माइकोलॉजी यहाँ पर माइकोवर्ड माइकोलॉजी के लिए, और यहाँ पर जो माइकोवर्ड है वो माइकोबैक्टीरिया के लिए है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं वायरस की जनरल मॉर्फोलॉजी। वायरस की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है? अगर हम शेप देखें वायरसेस का था, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट शेप होते हैं, और सबसे पहला है हेलिकल वायरस। आप ये देख सकते हैं, ये हेलिकल वायरस का डायग्राम है। हेलिकल वायरस, ये वायरसेस कैसे होते हैं? ये लॉन्ग रॉड की तरह होते हैं, एंड दिस रॉड में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल, जो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है ना, छड़ के नुमा। अगर आप इसको देखें तो कैसा वायरस होगा? एक छड़ की तरह होगा, इस तरीके से लंबा सा। ठीक, और ये जो रॉड होती है वो रिजिड होगी या फ्लेक्सिबल, यानी दब सकती है, या रिजिड यानी स्टिफ होगी, दबेगी नहीं। इसी रॉड के अंदर क्या होता है कि एक हॉलो सिलेंडर होता है। आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये जो रॉड होता है अंदर से खोखली होती है, सिलिंड्रिकल होता है, अंदर से हॉलो एंड सिलिंड्रिकल एरिया इसमें बना होता है, और इसी हॉलो सिलिंड्रिकल एरिया में ही इस वायरस का न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसमें हम देखें तो कौन कौन से वायरस हेलिकल होते हैं? जो रेबीज वायरस है, कुत्ता के काटने से जो वायरस फैलता है, रेबीज डिजीज होती है। रेबीज वायरस, इबोला वायरस, अफ्रीका में जो है खूब इबोला वायरस का अटैक होता है, जिसकी वजह से हीमोरेजिक फीवर होता है, यानी बुखार आएगा, बुखार के बाद इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और आदमी की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। फिर टीएमवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है, वो भी हेलिकल वायरस है, यानी ये रॉड शेप्ड वायरसेस है। ठीक, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रॉड शेप्ड वायरसेस हैं, इसमें जो इनका प्रोटीन कोट होता है, इसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन कोट क्या है? कैप्सिड। और जो यूनिट होती है प्रोटीन कोट की, उसको हम लोग जो है कैप्सोमियर कहते हैं। यानी ये जो एक सिंगल गोला है, दैट इज द कैप्सोमियर, एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैप्सिड। तो जो कैप्सोमियर है, कैप्सिड की यूनिट होती है। इसके अंदर आप देखिए तो ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई एक। अगर ये टीएमवी होगा तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है। जनरली ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस दे हैव आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। दूसरा जो वायरस मॉर्फोलॉजी हमें मिलती है, दैट इज द पॉलीहेड्रल वायरसेस। जो पॉलीहेड्रल वायरसेस होते हैं, दे आर मेनी साइडेड। पॉली मतलब बहुत सारे, हेड्रल मतलब एंगल्स। ये बहुत सारे एंगुलर टाइप के वायरसेस होते हैं, या इनका शेप अगर देखा जाए तो जो पॉलीहेड्रल वायरसेस होते हैं, इनका शेप आइकोसाहेड्रॉन होता है। आइकोसाहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रन शेप क्या होता है? ये देखिए, दिस इज द आइकोसाहेड्रन शेप। आइकोसाहेड्रन में 20 फेसेस होते हैं। आइकोसाहेड्रन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 20 फेसेस होते हैं, यानी कि ये जो आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द 1 फेस, एंड दिस इज द सेकेंड फेस, दिस इज द थर्ड फेस। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के कितने होंगे? 20 फेसेस होते हैं, और हर एक फेस एक ट्रायंगुलर होता है। आप देख सकते हैं, हर एक फेस क्या होता है? एक ट्रायंगुलर, है ना। यानी दिस इज द 1 फेस, दिस इज द सेकेंड फेस, एंड दिस इज द थर्ड एंगल। 1 2 3 ट्रायंगुलर, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक फेस बनाते हैं। तो इस तरह के 20 फेस, हर एक फेस ट्रायंगुलर शेप का होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर, इक्विलैटरल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। ये देख रहे हैं, दिस इज, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है ना। कैसा? ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, कंप्लीट त्रिभुज, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरीके का ये एक फेस हो गया। इस तरीके के पास जो है, इसमें 12 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस मतलब होता है कोना। वर्टिस के बारे में अगर हम आपको दिखाएं तो दिस इज द वर्टिस। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज द वर्टिस। ठीक, कितने होंगे वर्टिस? 12 वर्टिसेस होते हैं। ये दिख रहा है, एक वर्टिस ये है, दूसरा वर्टिस ये है, तीसरा वर्टिस ये है। ठीक, इसी तरह ये चौथा होगा, इसमें जो है बाकी 2 पीछे होंगे। हर एक वर्टिस में 5 ट्रायंगुलर्स जो है आपस में मिल करके एक वर्टिस बनाते हैं। दिख रहा है आपको? ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। तो ये 5 ट्रायंगल आपस में मिलकर के ये एक वर्टिस बनाते हैं।
तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग आइकोसाहेड्रन कहते हैं। फिर इसमें देखा जाए तो 30 एजेस होते हैं, ठीक है ना, 30 एजेस, 12 vertices, each vertex is made up of 5 by meeting of 5 triangles and overall there are 20 faces। ये फिगर याद रखिएगा, अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने फेस होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे, है ना, कितने एजेस होते हैं, एक आध जो है क्वेश्चन इससे जरूर उठ जाता है। तो जो पॉलीहेड्रल वायरसेस होते हैं, पॉलीहेड्रल, दे आर जनरली आइकोसाहेड्रल। ठीक, एग्जाम्पल इसके क्या है, एडिनो वायरसेस, पोलियो वायरसेस। जो पोलियो वायरस होता है वो कैसा होता है, पॉलीहेड्रल वायरस होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्वेलप्ड वायरस। थर्ड जो मॉर्फोलॉजी आती है वो इन्वेलप्ड वायरस। जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं दे आर रफली स्फेरिकल, लगभग गोलाकार से होते हैं। और इन्वेलप्ड वायरसेस में इनके प्रोटीन कोड के ऊपर कुछ इन्वेलप, एक्स्ट्रा इन्वेलप पड़ा होता है, ठीक है ना। दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। ठीक, न्यूक्लिक एसिड के चारों, ये देखिए, ये इसका कैप्सिड पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर, दैट इज द कैप्सिड। और इस कैप्सिड के ऊपर भी जो है इन्वेलप पड़ा हुआ है। ठीक, जो कोविड-19 वायरस है दैट इज आल्सो द इन्वेलप्ड वायरस। उसके ऊपर जो लिपिड की परत है, उसके कैप्सिड के ऊपर लिपिड की परत है जो कि उसके प्रोटीन कोड और जीनोम की रक्षा करती है। ठीक है, तो दिस envelope is made up of either lipid or protein. They are called as enveloped virus. For example, influenza virus. COVID is also an influenza virus. COVID-19 is also an enveloped virus. इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप जो है कहीं बाहर से आए तो साबुन से हाथ धोइए या अल्कोहल से हाथ धोइए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर का जो ये इन्वेलप है ये बना हुआ है लिपिड का। जब आप साबुन से हाथ धोते हैं या अल्कोहल से हाथ धोते हैं तो ये लिपिड लेयर गल जाती है, और लिपिड लेयर जैसे ही गलती है वैसे ही साबुन जो है अंदर उसके जीनोम में प्रवेश कर जाता है वायरस के, और वो वायरस डेड हो जाता है। ठीक, तो ऐसे वायरसेस को हम लोग जो है इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 वायरस। फिर कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाजिस। इन बैक्टीरियोफाजिस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें चारों ओर मेन जो इसका डीएनए होता है या जो इसका जो न्यूक्लिक एसिड है एक प्रोटीन कोट में होता है जिसको कि हम लोग कैप्सिड या हेड बोलते हैं। इस कैप्सिड या हेड, इसका शेप भी देखिए आइकोसाहेड्रल टाइप का है। इस हेड से लगा हुआ एक टेल अटैच है, ठीक है, यानी इसके मेन कैप्सिड से अटैच एक टेल होता है, जिस टेल के चारों ओर जो है एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है। ये देख रहे हैं आप, स्फेरिकल जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द शीथ, यानी कैप्सिड से निकलती हुई टेल, वो टेल इज प्रोटेक्टेड बाय द शीथ। टेल के एंड में, इस टेल के एंड में क्या है, बेसल प्लेट या बेस प्लेट, जो कि टेल को लॉक करती है नीचे से। और ये जो शीथ होता है अंदर से हॉलो होता है, कैसा होता है, खोखला। जैसे कि आपने जो है रॉड शेप्ड वायरसेस में आपने देखा ना, ये पीछे अगर आप देखें तो ये हेलिकल वायरस क्या है, अंदर से ये हॉलो है, खोखला है, जिसके अंदर इसका जो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए होता है। वैसे ही ये जो बैक्टीरियोफाज का शीथ है वो अंदर से खोखला होता है, लेकिन इसमें इसका जीनोम नहीं होता है। जीनोम कहाँ पर होता है, इसका जीनोम होता है इसके हेड या कैप्सिड में होता है। फिर इसके एंड में, यानी इसका जो शीथ है या जो टेल है, इसके एंड में टेल प्लेट होती है जो कि लॉक रखती है, अंदर से ढक्कन बंद करके रखती है कि इसका जीनोम बाहर न चला जाए। फिर टेल प्लेट या इसके बेसल प्लेट के एंड में पिन पाए जाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज द पिन, पॉइंटेड पिन। ये पिन क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक साइट को कि कहाँ पर कंपैटिबल साइट है जहां से ये वायरस अपने जीनोम को अंदर भेजेगा अपने होस्ट में। और पिन ही जो है एंटीजन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लस इसमें जो है लाइसोजाइम एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अपने होस्ट को, इन बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को डिजेनरेट करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें पैर जैसी संरचना पाई जाती है जो कि इसके बेसल प्लेट से निकलती है। दिस इज कॉल्ड एज टेल फाइबर। और ये टेल फाइबर भी जो है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, ये होस्ट के पर्टिकुलर अटैचमेंट साइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वायरस को हम लोग जो है क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वायरस। इसका एग्जाम्पल हो गया
कॉम्प्लेक्स वायरस का एग्जाम्पल हो गया क्या, ये बैक्टीरियोफाज। ठीक, इसके अलावा बैक्टीरियोफाज के अलावा एक और वायरस होता है पॉक्स वायरस, यानी चिकन पॉक्स जिससे होता है, दैट पॉक्स वायरस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वायरस। अब आते हैं क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायरस, कि वायरस को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसकी पहचान कैसे करते हैं कि वायरस है। तो जो ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज द बेस्ड ऑन सिम्टोमोलॉजी, यानी जैसा सिम्टम होगा वैसा हम लोग जो है वायरस बोलते हैं। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस TMV, पोटैटो मोजाइक वायरस PMV, टोमेटो मोजाइक वायरस TMV, है ना। तो ये जो नाम आ रहा है ये डिपेंड करता था कि वायरस किस तरीके का सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा ये कि कई वायरसेस ह्यूमंस में इन्फेक्ट करते हैं, कई प्लांट्स में इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन बाद में ये देखा गया कि सेम वायरस अलग अलग होस्ट में अलग अलग तरीके के डिजीज पैदा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी जो TMV है वो TMV टोबैको को भी, तंबाकू को भी जो इन्फेक्ट कर रहा है, वो TMV कई बार जो टोमेटो को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो टोमेटो में अलग टाइप का सिम्टम आ रहा है, टोबैको में अलग टाइप का सिम्टम आ रहा है। तब ये जो क्लासिफिकेशन हुआ बड़ा डिफिकल्ट हो गया, सिम्टम बेस्ड वाले क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, जब DNA के बारे में हमें पता चल गया, DNA आइसोलेशन और बायोटेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तब जो इंटरनेशनल कमिटी ऑन वायरस नोमेनक्लेचर है, जो वायरस का नोमेनक्लेचर होता है वो ICVN के द्वारा गवर्न किया जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। तो इन्होंने जो है डिसाइड किया, फिर इन्होंने क्या किया कि जो वायरस है उसमें DNA सीक्वेंसिंग के बेसिस पर या इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर के सीक्वेंसिंग के बेसिस पर, चाहे वो DNA हो चाहे वो RNA हो, उसकी सीक्वेंसिंग यानी किस सीक्वेंस में उसके न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, उस आधार पर उसमें सिमिलरिटी निकाली गई। ये वायरस सिमिलर है, ये वायरस सिमिलर है। किसका, उसका आधार क्या था, न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंसिंग। तो जो सिमिलर सीक्वेंस वाले वायरस थे उनको एक ग्रुप में रखा गया, ठीक इस तरीके से उनकी क्लासिफिकेशन किया गया। और वायरस को जैसे अगर हम देखें तो जो जीनस का नाम है वो सफिक्स उसका वायरस ही होता है, ठीक। लेकिन जो फैमिली है वायरस की उसको हम लोग विरिडी के नाम से जानते हैं, और जो ऑर्डर है उसको हम लोग लास्ट में एल्स लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली हर्पीज वायरिडी, जीनस सिंप्लेक्स वायरस, और ये वायरस क्या है, ह्यूमन हर्पीज वायरस, ठीक। इस तरीके से इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। वायरस में जनरली स्पीसीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक। वायरस में स्पीसीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें सब स्पीसीज या सब टाइप माना जाता है। और सब टाइप को हम लोग जो है नंबर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, HIV1 है ना, HIV2, HIV3। जैसे इस वक्त कोविड-19 को हम लोग स्ट्रेन से जानते हैं ना, अल्फा स्ट्रेन, बीटा स्ट्रेन, गामा स्ट्रेन, कप्पा स्ट्रेन, ये नया स्ट्रेन जो है ये सिम्टम डेवलप, ये सब क्या है, सब म्यूटेशन के बाद जो इसका नया सीरोटाइप तैयार हुआ उसको हम लोग स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो वायरस में स्पीसीज कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है ना। देन वायरस को आइडेंटिफाई किससे किया जाता है, दो टेक्निक है, एक तो RFLP टेक्निक है और PCR टेक्निक है। PCR टेक्निक से जो है वेस्ट नील वायरस 1999 में जो हुआ था उसको आइडेंटिफाई किया। फिर जो सार्स वायरस है चाइना में, इसको जो है PCR टेक्निक से आइडेंटिफाई हुआ। कोविड-19 को हम लोग किस टेक्निक से आइडेंटिफाई करते हैं, जो कोविड वायरस है, कोविड वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग RT-PCR यूज करते हैं। कौन सा PCR, RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। क्यों, ये F नहीं है, RT-PCR क्योंकि एक RNA वायरस है, ठीक है ना। तो RNA रेप्लिकेशन के लिए हम लोग RT-PCR यूज करते हैं। आते वायरस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, तो अधिकतर जो हमारा इंफॉर्मेशन है वायरस मल्टीप्लिकेशन के बारे में वो बैक्टीरियोफाजेस के ऊपर जो स्टडी की गई उससे हमें पता चलता है। अगर देखा जाए इनका जो जनरल मैकेनिज्म है वो दो तरीके का होता है रेप्लिकेशन का, या तो लिटिक साइकिल होगी या तो लाइसोजेनिक साइकिल होती है। लिटिक साइकिल में क्या करते हैं, लिटिक साइकिल में जब वायरस इन्फेक्ट करता है होस्ट को, तो ये जो वायरस का जीनोम है, ये वायरस का जीनोम
अपने बैक्टीरिया के सेल में आ गया। अब ये जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो वायरस का जीनोम है, ये क्या करता है, दो काम करता है। एक तो अपनी कॉपी बनाता है, यानी डीएनए की कॉपी बनाएगा। दूसरा क्या करेगा कि अपनी कॉपी बनाने के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस किसकी सहायता से, इस बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी को यूज करके अपना जो कैप्सिड ये बाहर छोड़ आया है उसको ये सेल के अंदर बनाने लगेगा। यानी कि सबसे पहले इसने डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाई, उस डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारा, जितने डीएनए होंगे उतने ही जो है ये जो है कैप्सिड प्रोटीन बनाएगा। फिर क्या होता है, असेंबली होती है, ये डीएनए जो है अपने अपने रेस्पेक्टिव कैप्सिड के अंदर चले जाते हैं। और जब ये सफिशिएंट वायरस की असेंबली कंप्लीट हो जाती है तो ये लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करता है, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है, गल जाती है और ये पोर क्रिएट हो जाता है, बस्ट हो जाती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, और उससे ये वायरस निकल जाते हैं और ये नए वायरस फिर से नए बैक्टीरिया को, सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। इस तरह की लाइफ साइकिल को लिटिक साइकिल कहते हैं, जहां पर कि हर एक साइकिल के बाद बैक्टीरिया की सेल बस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दूसरी जो इनकी साइकिल है, डेट इज कॉल्ड द लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरियोफाज का जीनोम आ जाता है तो ये जीनोम अपनी कॉपी नहीं बनाता है और नहीं जो है प्रोटीन कोड बनाता है। ये क्या करता है कि अपना डीएनए इस वायरस, इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स कर लेता है, इंटीग्रेट कर लेता है। आप ये देखिए, ये क्या है, ये दिस पिंक फॉर्म इज द प्रोफाज। प्रोफाज का मतलब ये है कि जब बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाए और वहीं पड़ा रहे, तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्रोफाज स्टेज। अब क्या होता है कि अब इसने तुरंत वायरस अपना जो है कॉपी बनाना या प्रोटीन कोड बनाना नहीं स्टार्ट नहीं किया। ये क्या करता है कि अपने जीनोम को बैक्टीरिया की जीनोम के अंदर इंसर्ट कर देता है। अब ये बैक्टीरिया को पता नहीं रहता है कि हमारे अंदर जो है वायरस का भी जीनोम आ गया है। अब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता रहता है, कई जनरेशन तक ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेट करेगा। ये देखिए, ये रेप्लिकेट का नॉर्मल रेप्लिकेशन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह होता रहेगा। और हर एक रेप्लिकेशन में बैक्टीरिया के जीनोम के साथ साथ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ साथ जो है क्या होता है कि ये वायरस के जीनोम को भी रेप्लिकेट करता रहता है अपने साथ साथ, क्योंकि उसे लगता है कि हम अपने जीनोम को रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक, अंत में क्या होता है, कई जनरेशन के बाद जब ऐसे खूब सारे बैक्टीरिया की संख्या हो जाती है तो अचानक से किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल क्यू की वजह से अथवा किसी ड्रग की वजह से, या जब देखेगा वायरस की अब बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन की कैपेसिटी खत्म हो गई है या बैक्टीरिया के लिए एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन आने वाली है, तब ये अपना जीनोम क्या करता है, बैक्टीरिया के जीनोम से फिर वापस ले आता है। अब इसके बाद ये फिर लाइसिस वाली साइकिल स्टार्ट कर देता है। यानी इसने क्या किया कि सबसे पहले बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर अपना जीनोम इंसर्ट कर दिया, फिर बैक्टीरिया को रेप्लिकेट कर रहे, खूब अपनी संख्या बढ़ाओ, खूब अपनी संख्या बढ़ाओ। और बैक्टीरिया अपनी दनादन रेप्लिकेशन किया जा रहा है, बाइनरी फिशन करता जा रहा है। जब ढेर सारी जो है बैक्टीरिया की पूरी पॉपुलेशन और कॉलोनी इकट्ठा हो गई और अब बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिशन नहीं बचा, तब क्या करता है कि ये वायरस अपने जीनोम को बैक्टीरिया की जीनोम से अलग कर देता है। कहता है कि अब तुम किसी काम के मेरे नहीं रहे। अब फटाक से ये फिर ये लाइसिस वाली साइकिल स्टार्ट करता है और जितने भी इन्फेक्टेड वायरस थे उन सभी में एक साथ सारे के सारे जो बैक्टीरियोफाज हैं वो बैक्टीरिया की सेल को फाड़ के निकल आते हैं। तो ये प्रोसेस जो है और ज्यादा खतरनाक है। देखने में लगता है कि बड़ा माइल्ड टाइप का है, लेकिन ये क्या करता है, लिटिक साइकिल में तो केवल एक बैक्टीरिया मरता है, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में पूरी की पूरी कॉलोनी जो है नष्ट हो जाती है। ये कितने खतरनाक टाइप के वायरसेस हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे।